स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने होते हैं। चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी खबर को बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर एक और सरकार बनाने को लेकर लगातार कवायद चल रही है, तो दूसरी और महाराष्ट्र से ऐसी अचानक से बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री को गठबंधन धर्म को लेकर हिदायत देनी पड़ी है। बताएंगे कहां पर बीजेपी के सहयोगी के अचानक से 20,000 नेता भाग गए दोस्तों, जिसके बाद अचानक से उन्होंने महागठबंधन की एक पार्टी के साथ में कर लिया है गठबंधन। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। बताएंगे क्या बिहार से पहले गिरेगा महाराष्ट्र के अंदर एनडीए का किला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि या तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार शिंदे बनेंगे या फिर महाराष्ट्र के अंदर शिंदे नीतीश कुमार बनेंगे, दोनों में से दोनों गेम में बीजेपी बुरी तरीके से फेल होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद 89 और 85 के पूरे समीकरण में फंस चुका है एनडीए गठबंधन दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि उसका मुख्यमंत्री बन जाए, यानी शिंदे वाला हाल कर दिया जाए। पहले महाराष्ट्र में शिंदे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन चुनाव के बाद क्योंकि बीजेपी की सीटें कुछ ज्यादा आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया दोस्तों। बल्कि बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि हम शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में धोखा शिंदे को देकर शिंदे को किसी बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी तक नहीं दी गई दोस्तों, और कोई छुटभैया नेता की तरह 2-4 छोटे मोटे मंत्रालय देकर अपने साथ में रखा गया, जिस कारण मराठी समाज के लोग शिंदे को लेकर नाराज है और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को मराठी विरोधी मानते हैं दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि शिंदे की राजनीति धीरे धीरे करके खत्म होती चली जा रही है। ऐसे में बिहार में क्या नीतीश कुमार का शिंदे बनेगा या शिंदे नीतीश कुमार बनेंगे, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों क्योंकि नीतीश कुमार को या तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाकर खुद का मुख्यमंत्री बनाएगी, और इस केस में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जा सकते हैं, जिसके कारण महागठबंधन की सरकार बन सकती है और बीजेपी को बिहार में नुकसान हो सकता है दोस्तों। और अगर ऐसा होता है कि नीतीश को हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेती है, तो शिंदे घर में आराम से चुपचाप बैठ जाएंगे, क्योंकि शिंदे के साथ जो हुआ वो अगर नीतीश के साथ भी हुआ तो शिंदे मान लेंगे कि ये हो सकता है कि सबके साथ संभव है, इसीलिए उस बात को स्वीकार कर लेंगे दोस्तों। लेकिन अगर नीतीश कुमार को कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो सबसे बड़ा आफ्टर इफेक्ट दिखेगा महाराष्ट्र के अंदर, और यही होता हुआ नजर आने लगा है दोस्तों। जैसे ही नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं तेज है और 20 तारीख को उनके मुख्यमंत्री शपथ की तैयारियां चल रही है दोस्तों, वैसे ही अब शिंदे को जोरदार तरीके का झटका लगा। दरअसल हुआ ये कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 20,000 से ज्यादा शिव सैनिकों और 55 शाखा के प्रमुखों ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा उस समय में हुआ है जब महाराष्ट्र के अंदर 246 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर 2 दिसंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होने वाली है, यानी नगर निगम के चुनाव, पंचायतों के चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा एक मुश्त इस्तीफा हुआ है दोस्तों। कारण यह है कि समर्थक कहते हैं कि शिंदे मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटा दिए जाते हैं और वो विरोध नहीं करते, जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पोस्ट पर लगातार बने हुए हैं और कम सीटें आने के बावजूद नीतीश को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है बीजेपी। यही शिंदे और नीतीश कुमार के बीच का अंतर है। नीतीश कुमार एक मजबूत नेतृत्व वाले नेता है, जबकि शिंदे अपने आप को मराठी नेता बताते हैं, लेकिन उनमें उस तरीके की क्षमता नहीं है कि भाजपा से लड़ पाए। इसी कारण अब मराठी समाज के लोग और जो शिंदे से जुड़े हुए थे दोस्तों, वे सभी लोग एमएनएस पार्टी और उद्धव ठाकरे के गठबंधन की ओर देख रहे हैं, जिनसे उम्मीद है मराठा समाज के लोगों को कि एक बार फिर से उनका मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में दोस्तों जैसे ही शिंदे की पार्टी में 20,000 से ज्यादा इस्तीफे एक साथ हो गए, तो शिंदे का माथा गया भनक। इसके बाद शिंदे ने आज महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्री भेजने से मना कर दिया दोस्तों, और क्योंकि ये हाई प्रोफाइल कैबिनेट की बैठक थी, इसमें शिंदे के मंत्री नहीं पहुंचे, तो साफ तौर पर संदेशा स्पष्ट हो गया कि शिंदे जबरदस्त तरीके से नाराज है। और इस बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस भी जोरदार तरीके से भड़क गए दोस्तों। फडणवीस ने मीडिया के सामने आकर शिंदे को हिदायत दे दी और कह दिया कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए उनको, यानी तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है बीजेपी और शिंदे गुट के बीच में दोस्तों की मामला यहाँ तक पहुंच गया कि मुख्यमंत्री तक को हिदायत देनी पड़ रही है। और बड़ी बात यह है दोस्तों, एक कदम और आगे निकलकर एक बड़ी घटना घटी है। हुआ यह है कि महाराष्ट्र के अंदर जोरदार तरीके का उलटफेर शिंदे ने खुद कर डाला दोस्तों। उन्होंने अपने विरोधी से हाथ मिला लिया, यानी भाजपा विरोधी से हाथ मिला लिया। दरअसल अपडेट ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला दोस्तों, जब नासिक जिले के येवला में सत्तारूढ़ महायुति के भीतर ही दरार खुलकर सामने आ गई दोस्तों। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने नगर पालिका परिषद चुनाव में विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद चंद्र पवार एनसीपी एसपी के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया दोस्तों। ये राजनीतिक समीकरण चौंकाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि महायुति सरकार में शिवसेना, बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी सहयोगी दल है, जबकि शरद पवार की एनसीपी विपक्ष की महागठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है दोस्तों। छगन भुजबल के गढ़ में नई राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एनसीपी के नेता छगन भुजबल का मजबूत राजनीतिक गढ़ येवला को माना जाता है दोस्तों, और यहाँ पर राजनीतिक गठजोड़ किया जा रहा है ताकि एनसीपी के नेता यानी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल को उनके ही अपने क्षेत्र में यानी येवला नगर पालिका में चुनाव के अंदर जोरदार तरीके से शिकस्त दी जाए। यानी अगर आप सारे मामले को एक साथ लिंक करेंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शिंदे बीजेपी और एनडीए गठबंधन से बगावत करने के रास्ते पर निकल गए हैं, क्योंकि पहले 20,000 उनके
के शिव सैनिकों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद कैबिनेट की बैठक स्किप कर दी गई। उसके बाद फडणवीस की ओर से हिदायत दी गई और अब शरद पवार पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया गया। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये सारा का सारा इफेक्ट है नीतीश कुमार का, बिहार में सरकार कैसे बनेगी, कौन नेतृत्व करेगा, किस तरीके से पावर की शेयरिंग होगी, इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव में भी जोरदार तरीके से पड़ेगा। अगर आप भी इसी तरीके के एनालिसिस वाली खबरें चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्र सरकार के एसआईआर का कांग्रेस पार्टी शुरू से ही विरोध कर रही है। दोस्तों अब कांग्रेस पार्टी एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में रैली निकालने जा रही है। ये रैली दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। दोस्तों रैली का ऐलान एसआईआर पर कांग्रेस की बैठक के बाद संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया। दरअसल एसआईआर वाले राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी दोस्तों, और इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। बिहार विधानसभा चुनाव के अध्यक्ष के पोस्ट पर बीजेपी का ही नेता बैठेगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं शक और शंका करती है कि कहीं उसके साथ खेला न कर दे नीतीश कुमार। इसीलिए विधानसभा का जो स्पीकर है वो बीजेपी खुद का बनाना चाहती है, क्योंकि जब बात पार्टियों के इधर से उधर जाने की होती है दोस्तों, नई सरकार बनने का होता है, मान लीजिए नीतीश कुमार यहां से महागठबंधन की ओर चले जाए तो फिर सारा काम स्पीकर का होगा कि वो इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे और कब शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार को बुलाया जाएगा महागठबंधन की ओर से। तो ये सारी बातें स्पीकर के ऊपर डिपेंड करती है, उन पर निर्भर करती है, और इसीलिए जरूरी है कि स्पीकर का पोस्ट बीजेपी अपने पास में रखे। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को यह पोस्ट देने को तैयार नहीं है, जबकि जेडीयू चाहता है कि ये पोस्ट उनके पास रहे। इससे पता चल रहा है कि दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके का अविश्वास है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी और प्रधानमंत्री के लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर सभी को आगाह भी किया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि केसी वेणुगोपाल ने जो आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की नियत लोकतंत्र और विपक्षी दलों को खत्म करने की है, वहीं खड़गे ने कांग्रेस पार्टी की वास्तविक मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को शामिल करने के हर प्रयास का पर्दाफाश करने का जो दावा किया है, इस पर सोच विचार करना चाहिए। विपक्ष की सारी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। जितना आपस में बिखरेंगे उतना ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो चाहते हैं कि महागठबंधन एकजुट ना रहे। और आप लोग जानते हैं अगर महागठबंधन एकजुट नहीं होगा, नेता एक दूसरे के खिलाफ ही बोलेंगे, तो इसका फायदा कुछ पार्टियों को होगा दोस्तों, और वो सत्ता में बनी रहेंगी। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 55 दिनों तक खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकले, लेकिन फिर से उनको जेल में भेज दिया गया दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार 2 पैन कार्ड होने के मामले में रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी माना और 7 साल की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता भड़क उठे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब राम गोपाल यादव ने इसे आजम खान के खिलाफ एक साजिश बताया। 202 पैन कार्ड मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में मुकदमा कराया था। अदालत ने दोनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिशों के आरोपों के तहत सजा सुनाई थी दोस्तों। कोर्ट के फैसले पर क्या बोले राम गोपाल यादव, ये भी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि आजम खान के खिलाफ लगातार साजिशें चल रही है, बड़े लोग साजिश में शामिल है, जो फैसले देते हैं उनसे अलग से जो बात करे तो कहते हैं कि हम पर बहुत दबाव था। जजों की स्थिति ये हो गई है कि वे स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर रहे हैं, यानी आजाद नहीं है अपने विचारों को रखने के लिए। और कहीं ना कहीं जज जब दबाव में होंगे तो फिर देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किस तरीके से चलेगी, उसका ये जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आजम खान को एक छोटे से मामले में, जिसमें 2 पैन कार्ड रखने के मामले में सजा सुना दी गई 7 साल की, अगर यही नियम सब पर लागू होता है तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेत्री है दोस्तों, जो रायबरेली से चुनाव भी जीती थी। ऐसी स्मृति ईरानी को लेकर भी सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उनके 2 पैन कार्ड है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर इसमें सच्चाई है तो फिर चुनाव आयोग या किसी भी तरीके की संस्थानों को क्यों इस पर एक्शन लेने में देरी हो रही है? अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।